नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम NEP 2020 और NEP 2020 में जो 3 से 9 वर्ष के तक के बच्चे थे उनके लिए FLN यानी फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी बच्चों को आधारभूत साक्षरता और उसका संख्या ज्ञान हो जाए 3rd क्लास तक के बच्चों को। इसके उद्देश्य के लिए NEP 2020 था। इसके नॉर्म्स जो भी थे, इसमें बच्चे कि 3 से 9 वर्ष तक के बच्चे पढ़ना लिखना वगैरह सीख जाए, और तो इसके लिए उन्होंने निपुण भारत मिशन को स्टार्ट किया था। तो निपुण भारत मिशन और NEP 2020 इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए जो समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो वो जो समिति थी वो किसकी अध्यक्षता में थी? तो TSR सुब्रमण्यम इनकी अध्यक्षता में थी। और जून 2017 की बात करेगा NEP 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, या ऐसे बोले कि NEP 2023 का मसौदा, अब वो NEP 2020 है, वो अगर 2023 में अगर हम उसको हमारे राज्य में लागू कर रहे हैं तो NEP 2023 हो जाएगी हमारे लिए। तो अगर ऐसा बोला जाए कि NEP 2023 का मसौदा किसने तैयार किया, तो वो भी के कस्तूरी रंगन ने तैयार किया। और अगर ऐसा बोला जाए कि NEP 2020 था, इसको देश ने सबसे पहले लागू की थी तो कर्नाटका ने लागू की थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया? तो शिक्षा मंत्रालय हो गया। फिर क्वेश्चन 4, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो ये जनवरी मंथ जब स्टार्ट होता है महीने, तो जनवरी आ जाएगा। और विद्यार्थी दिवस की बात करेंगे तो अक्टूबर मंथ आ जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी 24 जनवरी और विश्व विद्यार्थी दिवस यानी 15 अक्टूबर। फिर सिक्स क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? ओपन यूनिवर्सिटी यानी 85, ओपन यूनिवर्सिटी 85, तो 1985 में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से? वोकेशनल बोले तो कि हमारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में वो कब शुरू किया जाएगा? तो 6 से कक्षा 6 से। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, मेडिकल और लो एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च होगा? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का, GDP क्या हुई कि हमारे देश का जो टोटल आउटपुट का बाजार मूल्य है वो हमारा बाजार मूल्य है, तो उस GDP का कितना परसेंट खर्च होगा शिक्षा पर? तो 6% शिक्षा पर खर्च होगा। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो रमेश पोखरियाल निशंक होंगे। अभी तो हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, लेकिन जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वो जो हमारा शिक्षा मंत्रालय हो गया था NEP 2020 की नीति में ये बात कही थी। तो इसलिए अगर ऐसा पूछा जाएगा कि शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री, तो निशंक होंगे, रमेश पोखरियाल जी निशंक। फिर क्वेश्चन 11, किस वर्ष तक स्कूल शिक्षा में 100% GER या सकल नामांकन अनुपात माध्यमिक स्तर तक सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है? तो किस वर्ष तक हो जाएगा ये? लगभग तो 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात, इसका लक्ष्य रखा गया है, सकल नामांकन अनुपात का माध्यमिक स्तर तक 2030 तक। फिर क्वेश्चन 12, नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया? तो एजुकेशन बिल होगा कोई, तो नेशनल हायर एजुकेशन बिल यानी NHEB, इसके अंदर जारी किया था। क्वेश्चन 13 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? कितने आयु वर्ग के बच्चे रखे गए? तो 3 से 18। और जो हमारा राइट टू एजुकेशन RTE 2009 था, उसमें कौन से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे आ रहे थे, फिर उसको संशोधन करके 6 से 18 कर दिया। अब ये नई शिक्षा नीति के तहत कितना हो गया? 3 से 18 साल हो गया।
फिर क्वेश्चन नंबर 14, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो बच्चे की लोकल लैंग्वेज या उसको मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा उसमें होगी। क्वेश्चन 15 है, स्कूल पाठ्यक्रम 10+2 पैटर्न के स्थान पर क्या हो गया है? 5+3+3+4 पैटर्न हो गया है। क्वेश्चन 16, किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? तो ई पाठ्यक्रम। अब ये जो पैटर्न है 5+3+3+4 अभी हमारे लागू नहीं हुआ है राजस्थान में। बाकी सबसे पहले किसने लागू किया इस शिक्षा नीति को? तो कर्नाटका ने सबसे पहले लागू किया है। और अभी देखते हैं कब तक हमारे स्टार्ट होती है। और पहले हमारे पढ़ाई सहित जो तैयारी के घंटे 45 घंटे होते थे, पर अब स्कूलों में सप्ताह में सिर्फ 29 घंटे पढ़ाई होगी इस नई शिक्षा नीति के तहत। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये हमने देख चुके। क्वेश्चन नंबर 17, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से FLN यानी आधारभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान इस स्कूल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक FLN हो जाए, ये 2025 तक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? 2030 तक। फिर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो 50% बढ़ाया जाएगा। 20वां है, निपुण भारत के अनुसार कौन सा घटक साक्षरता कौशल प्राप्त करने में शामिल है? मौखिक भाषा का विकास, ये भी है। मुद्रण जागरूकता, अक्षर ज्ञान और शब्द पहचान की योग्यता, ये भी है। थर्ड है, समझ के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ना, ये भी है, समझ के साथ। फिर है फोर्थ हमारा, अभिव्यक्ति के साथ अक्षर लिखना या शब्द लिखना, तो ये चारों बातें आ जाएगी, तो इसका हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। फिर हमारा 21 है, आरंभिक बाल्यावस्था के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों के राष्ट्रीय भंडार के रूप में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा ऐप प्रारंभ किया गया है? तो दीक्षा ऐप प्रारंभ किया गया है, ए फर्स्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 22, NEP 2020 के अनुसार प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में अध्यापन और अध्यापन की विधि क्या होगी? तो क्रीड़ा आधारित विधि होगी, खेल खेल में बच्चा सीखेगा। फिर क्वेश्चन 23, NEP 2020 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी किस कक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करेगा? तो वही FLN कौन सी क्लास तक प्राप्त कर लेगा? तो कक्षा 3 तक, कक्षा 3 तक। यही हमारे निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है कि बच्चा कक्षा 3 तक उसको मूलभूत साक्षरता और उसका संख्या ज्ञान कि वो जैसे मैथमेटिक्स है, जो गुणा भाग वगैरह जोड़ बाकी, इसको अपने डेली जीवन में यूज़ करना भी सीख जाए और उसको लगभग थोड़ा किताब पढ़ना आ जाए। यही हमारे निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो हमने पहले भी पढ़ा था, सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता यानी FLN की बात कर रहा है, तो कहाँ तक? 2025 तक। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, वही हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। फिर क्वेश्चन 25, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 26, नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है, कितने स्तंभों पर आधारित है? तो ये हमारे 5 स्तंभ इंपॉर्टेंट है। ये पहुँच कि एजुकेशन सब तक पहुँच जाए, समता यानी समानता इक्वलिटी की बात करता है, गुणवत्ता हो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, वहनीयता कि सब बच्चे इसको वहन कर सके यानी निःशुल्क टाइप में स्टार्ट है, और जवाबदेही किसकी? विद्यालय की, इसकी जवाबदेही होगी। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है, NEP 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यचर्या का मानकीकरण या आकलन का मानकीकरण? तो ये बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। त्रिभाषीय रूप, NEP 2020 में त्रिभाषीय ढांचे की बात कही गई है, जिसमें बोला कि 2 भारतीय भाषा ही लेगा और एक कोई सी भी भाषा ले सकता है, विदेशी भाषा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? तो
जैसे कंप्लीट एंगल होता है, जो पूर्ण एंगल बोलते हैं, किसको बोलते हैं? 360 को बोलते हैं। एक बिंदु द्वारा जो भी ये कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक बिंदु कितना डिग्री का एंगल कर रहा है, तो ये 360 ये कंप्लीट एंगल होता है। तो उसी के आधार पर इसकी बात गई है कि 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, यानी इसमें बच्चे का लिखना, खेलना वेलना सारा हो जाएगा, सबका रिपोर्ट कार्ड हो जाएगा। तो इसका 3 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के संदर्भ में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो उपयुक्त इमारती ढांचा, स्कूल का ढांचा सही होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ये भी ठीक है। अब जो दिव्यांग बच्चे हैं उसके लिए अनिवार्य विशेष शिक्षा, ऐसा कोई बात नहीं कही गई है। समावेशी शिक्षा पर जोर देता है। समावेशी मतलब कि नॉर्मल बच्चा, दिव्यांग बच्चा ये साथ में पढ़ सकते हैं, समानता या समावेशी, इस पर जोर देता है। तो बोल रहा था कि कौन सा बढ़ावा नहीं दिया गया, तो थर्ड हो जाएगा, अनिवार्य विशेष शिक्षा, इस पर बढ़ावा नहीं दिया गया है। क्वेश्चन 30, NEP 2020 किस पर बल देती है? तो ये वैचारिक समझने पे ज़्यादा जोर देती है। तो क्वेश्चन 30 का फोर्थ आंसर हो जाएगा। 31, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो ये प्रयोगात्मक होना चाहिए कि बच्चा कर रहा है फिर वो सीख रहा है, और प्रयोगात्मक जिसमें हस्त गतिविधि आधारित अधिगम हो, कला एकीकृत और खेल एकीकृत शिक्षा आदि शामिल है, तो प्रयोगात्मक। फिर क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो ये बात करती है कि रटने पर आधारित अधिगम है, इसकी जगह क्या होना चाहिए? बच्चा समझ के पढ़ सके, यानी अवधारणात्मक समझ, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। और मूल्यांकन भी इस तरीके से बात करेंगे, कैसा कि योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन। योगात्मक तो लास्ट में लेते हैं, तो इसकी बजाय ऐसे बोलता है, ये वाली शिक्षा नीति ऐसे बात करती है कि लास्ट में नहीं, बीच बीच में मूल्यांकन होना चाहिए। और रचनात्मक में टीचर हेल्पफुल के जैसे रहता है, तो रचनात्मक मूल्यांकन पर ऐसे बात करता है कि ये हमारा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि NEP 2020 कौन से मूल्यांकन से कौन से मूल्यांकन की बात करता है? तो योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की बात करता है। फिर क्वेश्चन 33, NEP 2020 किस पर बल देती है? तो ये लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के लिए संज्ञान विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, या बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर। तो इसमें देखिए सटीक आंसर फर्स्ट है, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। अलग अलग बच्चों का लेवल अलग अलग होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल दे रही है NEP 2020। और ये पाठ्यक्रम में भी इसमें क्या कर दिया NEP 2020 में? ये कहता है कि पाठ्यक्रम को भी थोड़ा, उसकी विषय वस्तु को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, और लचीलेपन पर थोड़ा जोर देता है कि बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम हो जाएगा बच्चे का, अलग अलग बच्चे का। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, NEP 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो ये हमारे रटन, जो थर्ड है रटन अधिगम को महत्व, ये वाली चीज़ नहीं है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बातें आ जाएगी कि विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में भी वृद्धि, और विवेचनात्मक चिंतन को भी महत्व देना, यानी इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निपुण भारत योजना को लागू किया गया, तो 5 जुलाई 2021 इसमें लागू किया, और इसका लक्ष्य क्या कर दिया अभी और बढ़ा दिया कि 2026-27 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निपुण भारत योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा? तो 5 स्तर पर, कि फर्स्ट राष्ट्र हो जाएगा, राष्ट्रीय केंद्रीय स्तर हो जाएगा, फिर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, और फिर स्कूल स्तर। तो ये 5 स्तर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन 37, निपुण भारत योजना को क्यों शुरू किया गया? तो पहले 38 क्वेश्चन देखिए कि निपुण भारत योजना की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका फर्स्ट आंसर कि 3 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की ज़रूरत को पूरा करना, मेन ये बात है। निपुण भारत योजना यानी 3 से 9 साल तक के बच्चों के लिए स्टार्ट किया है कि कक्षा 3 तक का बच्चा है वो पढ़ना लिखना सीख जाए, और 3 तक का बच्चा क्या हो जाएगा? 9 साल तक रहेगा। तो 3 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की ज़रूरत को पूरा करना। अब क्वेश्चन 37, अब देखिए, अब 3 से 9 किस में आ जाएगा, कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? तो जो सही है चारों ऑप्शन में से 37 के जो ऑप्शन है उसमें सेकंड वाला हो जाएगा कि निपुण भारत योजना को क्यों शुरू किया गया। तो क्या बोलेगा?
4 से 18 वर्ष के 25% बच्चों के संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल में कमी थी, इसलिए निपुण भारत योजना को शुरू किया गया था। और 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, निपुण भारत योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो निपुण भारत योजना है, छोटे बच्चों को सिखाना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल शिक्षक का है कि शिक्षक को आप अच्छे से ट्रेन कर दोगे। शिक्षक के ऊपर ही सारा जिम्मा है कि ये जब निपुण भारत योजना सफल कैसे होगी, शिक्षक की वजह से ही सफल होगी। तो इम्पोर्टेंट कौन हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 40, जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर चुनो। निपुण भारत का उद्देश्य 5 से 9 वर्ष की आयु? नहीं, 3 से 9 वर्ष था। फिर सेकंड है निपुण का फुल फॉर्म कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। तो हाँ, यही है निपुण की फुल फॉर्म। फिर इसे गृह मंत्रालय द्वारा? नहीं, इसे शिक्षा मंत्रालय और साक्षरता विभाग द्वारा जारी किया गया। यह सुकन्या, फोर्थ ऑप्शन है, ये सुकन्या योजना की केंद्रीय प्रायोजित योजना? नहीं, ये समग्र शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना है। तो हमारा 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 41, निपुण भारत मिशन में कितने विकासात्मक लक्ष्य हैं? तो 3 विकासात्मक लक्ष्य हैं। कौन कौन से? तो क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, हेल्थ वेलबींग, इफेक्टिव कम्युनिकेटर, बच्चा अपनी बात कह सके, और थर्ड है इन्वॉल्व लर्नर, ये हो जाए। तो ये चारों है, ये है हमारे विकासात्मक लक्ष्य। लेकिन क्वेश्चन 42 बोलता है अच्छे स्वास्थ्य संबंधी आदतों में के लिए कौन सा है? तो वो तो हेल्थ और वेलबींग हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन 42 में। फिर क्वेश्चन 43 है, सीखने की उपलब्धियां और कौशल जो विद्यार्थियों में शिक्षात्मक प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। शिक्षात्मक प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? प्रतिफल हो जाएंगे। तो क्या कहलाएगा? सीखने के प्रतिफल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 44, केंद्र सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो निपुण है, उसको 17 भागों में विभाजित किया है। ये सारे भाग लिखे गए हैं कि सर्ट और डाइट के माध्यम से शैक्षणिक साहित्य, दीक्षा का लाभ उठाना, माता पिता व समुदाय का जुड़ाव, अनुसंधान मूल्यांकन और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता, इस तरीके से हो गया। ये 17 देख लीजिए कौन कौन से भाग है। तो ये है, तो ये हमारे हो गए निपुण भारत के कुछ निपुण भारत मिशन और NEP 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। धन्यवाद।